जी हाँ, आफत है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। सबसे पहले बात करते हैं सैलाब की। ये आफत का सैलाब है जो जगह जगह इस वक्त देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश से शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा से लैंडस्लाइड का वीडियो सामने आया है। मणि महेश की तरफ जाने वाले रास्ते में भूस्खलन हुआ, इस वक्त जो अपडेट मिला है। गनीमत ये रही कि कोई भी इस लैंडस्लाइड के चपेट में नहीं आया। ये देखिए तस्वीरें। हालांकि अब गुइनाला से दोनाली नाले के रास्ते मणि महेश यात्रा पर प्रतिबंध लगाया गया है। लैंडस्लाइड के बाद रास्ते को जल्द क्लियर करने में रेस्क्यू टीम जुटी हुई है। ये देखिए चंबा से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, भयानक तस्वीरें हैं ये। और उसके बाद से रेस्क्यू टीम जुटी हुई है। लैंडस्लाइड के बाद रास्ते को बंद किया गया और अब लगातार इस रास्ते को क्लियर किया जा रहा है, क्योंकि ये जो लैंडस्लाइड हुआ वो पूरा लैंडस्लाइड रास्ते पर आकर हुआ और जो आना जाना था, गाड़ियों का आवाजाही थी, वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई है। इसीलिए इस यात्रा को, मणि महेश यात्रा को रोका गया है, इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और अगली जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ये भी उत्तराखंड से, उत्तराखंड की कल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कल उत्तराखंड के चमोली में पहाड़ दरका था। चमोली में कल हुए लैंडस्लाइड की ये तस्वीरें देखिए, डरा देने वाली तस्वीरें। पहाड़ लगातार दरक रहे हैं। चमोली में हुए लैंडस्लाइड की वजह से बद्रीनाथ हाईवे जो कनेक्ट करता है उसे बंद कर दिया गया है। ये 10 जुलाई की तस्वीरें, कल की तस्वीरें हैं। चमोली में ये पहाड़ पूरा दरकता हुआ दिख रहा है और ये तस्वीरें वाकई बहुत भयानक तस्वीरें हैं, डरा देने वाली तस्वीरें। लोग दहशत में हैं और जिन लोगों ने भी इन तस्वीरों को आगे रखा है या वीडियो शूट किया है वो भी दहशत में हैं। ये वीडियो सामने आया है और इसकी वजह से जो बद्रीनाथ की यात्रा है उसे थाम दिया गया है, उसे रोक दिया गया है। और अब आपको 8 जुलाई की तस्वीर दिखाते हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ की तस्वीर है। ये लैंडस्लाइड की तस्वीर सामने आई। जोशीमठ में 8 जुलाई को पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर इस तरह गिरा। देखिए कैसे बड़े बड़े पत्थर, देखिए बड़े बड़े पत्थर कैसे पूरा एक बड़ा हिस्सा पहाड़ का गिरकर सड़क पर आ जाता है। हालांकि इस हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ है, गनीमत रही, राहत की बात रही। लेकिन सड़क पर ये जो बड़े बड़े पत्थर गिरने से बद्रीनाथ जाने वाला रास्ता बंद हो चुका है। इसी रास्ते से बद्रीनाथ का रूट है जिसे जल्द दुरुस्त करने का अब काम इस रास्ते को जारी है। तो तस्वीर आप देख रहे हैं, खौफनाक तस्वीरें हैं। पहाड़ का ये बड़ा हिस्सा टूट कर गिरा है सड़क पर और यही रास्ता, यही सड़क बद्रीनाथ को कनेक्ट करती है। अभी इस रास्ते को बंद कर दिया गया है। जब तक क्लियरेंस नहीं हो जाता तब तक आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। राहत की बात यह है कि कोई भी हताहत नहीं हुआ है। और देश के कई हिस्से इस वक्त बाढ़ की चपेट में है। उत्तर से पूरब और पश्चिम से लेकर दक्षिण तक मूसलाधार बारिश हो रही है। उत्तर प्रदेश के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। राहत और बचाव की टीमें लगातार लोगों को मदद पहुंचाने में जुटी हैं। उत्तर प्रदेश के साथ बिहार में भी हालात खराब हैं। बिहार फिर जो नेपाल से सटे इलाके हैं, सीमावर्ती इलाके हैं, वहां पर बाढ़ ने दस्तक दे दी है। नेपाल से छोड़े जाने वाले पानी से आने वाले दिनों में बिहार में हालात और बिगड़ सकते हैं। असम में भी अगर बताएं तो आपको बाढ़ से हालात बहुत गंभीर बने हुए हैं। यहाँ इंसान के साथ बेजुबान भी आफत में हैं। उत्तराखंड की बात करें तो पहाड़ों के दरकने और बारिश की वजह से संकट लोगों के लिए बढ़ गया और ये संकट आफत लेकर आया है। और उत्तरी दिल्ली की मुनक नहर का अब आपको तस्वीर दिखाते हैं। बैराज टूटने की वजह से बवाना की जेजे कॉलोनी जलमग्न हो गई। ये देखिए तस्वीरें जेजे कॉलोनी से आपको दिखा रहे हैं। रिहायशी इलाकों में पानी चला गया। लोगों के घरों में पानी घुसने से लोग सुरक्षित जगहों पर आसरा लेने के लिए निकलते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हालात बहुत ज्यादा विषम है। कमर तक लोगों के पानी भरा हुआ है। ये जेजे कॉलोनी की तस्वीरें हैं। रिहायशी इलाके जो हैं कनेक्टेड हैं और सब इलाकों में पानी चला गया। और अब उत्तर प्रदेश का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश के कई शहर इस वक्त मूसलाधार बारिश झेल रहे हैं। बाढ़ जैसे हालात हैं। मुरादाबाद की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। गांव में बाढ़ का पानी पहुंच गया है। गांव को शहर से जोड़ने वाली सड़क पर घुटने तक पानी भरा हुआ है। सड़क पर पानी आने से आवाजाही प्रभावित हुई है। गांव वालों ने प्रशासन की उदासीनता को लेकर भी नाराजगी व्यक्त की है। बाढ़ में किसानों की फसल भी बर्बाद हो चुकी है। प्रशासन की ओर से एक टीम प्रभावित गांव वालों तक पहुंच रही है, जो रेस्क्यू करने पहुंच रही है। लेकिन बाढ़ की वजह से देखिए हालात कितने ज्यादा विषम है।
मुरादाबाद में ये देखिए, ये युवक को बाइक खींचते हुए आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। आवाजाही ठप हो गई है एक तरह से। ये रास्ता है लेकिन रास्ता पूरी तरह से जलमग्न हो गया है, पानी ही पानी। और मुरादाबाद से आगे बढ़ते हैं। अब आपको उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ नदियां उफान पर हैं, शहर की सड़कों पर भी पानी भर गया है। बाढ़ का पानी शहर के कई मोहल्लों तक पहुंच गया है। नदी किनारे वाले बस्ती में लोगों के घरों में भी पानी आ गया है। लोग घर बार छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की तलाश में इस वक्त हैं। जिला प्रशासन ने बाढ़ से निपटने के लिए 10 प्राइवेट नाव को भी लगाया है। अब तक जिला प्रशासन ने बाढ़ में फंसे 519 लोगों का रेस्क्यू किया है, सुरक्षित स्थानों पर इन्हें पहुंचाया है, लेकिन रिहायशी इलाके पूरी तरह से डूबे हुए हैं। सबसे ज्यादा नदी के किनारे वाले जो इलाके हैं वो प्रभावित हुए हैं और लोगों के घरों तक पानी पहुंच चुका है। लोगों के मकान डूबे हुए हैं और लोग अंदर खुद फंसे हुए हैं। लोग कैसे निकल के आ रहे हैं। लोग तो डूबे चल रहे हैं, लोगों की गर्दन तक पानी है। यहाँ तो कुछ नहीं, आगे वाली गली में आप देखिए, यहाँ तो वहाँ कितना पानी है। वहाँ तो लोग फंसे हुए हैं, अभी भी लोग घर में। रात के 3 बजे से मैं खुद मकान खाली करवा दिया था वहाँ खुद लोगों के। हमारी बहुत दिक्कत हो गई, मेरा घर डूब गया, मेरे घर गृहस्थी सब 10-12 लाख रुपया के घर गृहस्थी सब खराब हो गई। मेरा घर को पता ही ना चल रहा किधर गया किधर ना गया, हमारे साथ में क्या जो हो गया। तो स्थानीय लोगों की मुसीबत समझी जा सकती है। आप देखिए, उत्तर प्रदेश के हापुड़ की तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। यहाँ पर भी हालात ठीक नहीं है। कल हुई मूसलाधार बारिश के बाद यहाँ की सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। हापुड़ में दिल्ली लखनऊ रोड पर पानी इतना ज्यादा भर गया कि गाड़ियों को निकलने में काफी दिक्कतें हुई हैं। दोपहिया चलाने वालों को भी बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। लोगों का कहना यह है कि हर साल बारिश में शहर का यही हाल हो जाता है। पानी निकासी की अच्छी व्यवस्था बनाने में सिस्टम फेल होता जा रहा है। तस्वीरें आपको हापुड़ इलाके की दिखा रहे हैं। ये शहर का बीचों बीच वाला इलाका है, सबसे व्यस्ततम इलाका है, जहां पर स्कूल भी कनेक्टेड है, लेकिन लोगों को, बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। जल जमाव से जो आवाजाही है सबसे ज़्यादा प्रभावित हो जाती है। आप देख रहे हैं गाड़ियां रेंगती हुई दिखाई दे रही। हापुड़ से आगे बढ़ते हैं और अब बाराबंकी की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ के कहर के बीच बाराबंकी की ये तस्वीर देखिए। एक अनोखी शादी और बारात की तस्वीर ये सामने आई है, जहां बाढ़ की वजह से दूल्हे को अपनी बारात नाव से ले जानी पड़ी। नाव से बारात लेकर शादी करने पहुंचे दूल्हे को देखने को लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हो गई और नाव से शादी करने पहुंचा दूल्हा चर्चा का विषय बन गया है। ये तस्वीर बाराबंकी की है, जहां पर शादी के लिए देखिए ये बाराती भी मौजूद हैं, दूल्हा भी मौजूद हैं और नाव पर ही पूरी बारात निकल पड़ी। इंडिया एक्सप्रेस। बैठ जाओ, आगे पानी खींच ले आओ भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं और उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में भी नेपाल से पानी छोड़े जाने से जिले की अधिकतर नदियां जलस्तर इस वक्त बढ़ा हुआ है। कई गांव चपेट में हैं, बाढ़ की चपेट में है। और आपको ये भी बता दें, गांव में बाढ़ आने की वजह से शादियों में भी दिक्कतें सामने आ रही हैं। और यहाँ एक परिवार में शादी के बाद दूल्हा अपनी दुल्हन को नाव से ले गया, लेकिन ये तस्वीरें तो आपको दिखाएंगे, लेकिन चंदौली की तस्वीरें देखिए, जहाँ पर लोग अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। पानी का रौद्र रूप देखिए कितना ज़्यादा है, लोगों के लिए उनकी तबीयत पर बनकर आ गया है और आफत ये पानी लेकर आया है। और चंदौली से आगे बढ़कर उत्तराखंड की तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट इस बीच जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अलर्ट मोड पर आपदा प्रबंधन और एसडीआरएफ की टीमें हैं। पहाड़ी इलाकों में सफर करने वालों के लिए सतर्कता बरतने के भी अपील की गई है, निर्देश जारी किए गए हैं। चंपावत इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं चंपावत से। और आइए यूपी उत्तराखंड के बाद अब असम का रुख करेंगे। असम में बाढ़ से बेजुबानों पर भारी संकट है इस वक्त। तस्वीरें काजीरंगा नेशनल पार्क की आपको दिखा रहे हैं। बाढ़ में काजीरंगा नेशनल पार्क में 56 वन शिविर डूबे हुए हैं। 159 जानवरों की मौत हो चुकी है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कैसे बेजुबान पानी में फंसे हुए हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन मुसीबत कम नहीं हुई है, संकट दूर नहीं है। असम में अब भी 15 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं।
चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और बात नीट की कर लेते हैं। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, नीट अंडर ग्रेजुएट मामले पर थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सरकार और एनटीए के जवाब और सीबीआई की रिपोर्ट पर कोर्ट आगे का रुख तय करेगा कि आगे क्या होगा। सीबीआई ने कोर्ट में सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट सौंपी है। आज की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग भी होगी, ये बड़ी बात है। और आइए आपको बताते हैं कि नीट पर केंद्र सरकार ने जो हलफनामा दिया है उसमें क्या बातें कही गई हैं, सरकार की ओर से क्या बताया गया है कोर्ट को। केंद्र के हलफनामे में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के कोई सबूत नहीं है, ये कहा गया है। पटना हजारीबाग में किसी भी ट्रंक से कोई प्रश्न पत्र गायब नहीं हुआ। बड़ी बात यह भी कि प्रश्न पत्र के ट्रंक का ताला टूटा नहीं था, ये केंद्र सरकार के हलफनामे में है। प्रश्न पत्र को कड़ी निगरानी में ले जाया जाता है, बहुत स्क्रूटनी के साथ। प्रत्येक प्रश्न पत्र का यूनिक नंबर जो अलग छात्र को मिलता है, ये बताया गया है। कमांड सेंटर के सीसीटीवी फुटेज में कुछ भी गलत नहीं दिखा है, ये कहा गया। पर्यवेक्षकों की जांच में गड़बड़ी के सबूत भी नहीं है। स्थानीय उम्मीदवारों को लाभ पहुंचाने के कोई भी सबूत नहीं मिले, कोई साक्ष्य नहीं है। सिर्फ आशंकाओं के आधार पर नई परीक्षा का बोझ न डाला जाए, ये भी कहा गया है। और जुलाई के तीसरे हफ्ते से काउंसलिंग शुरू होगी, ये भी कहा गया है। तो ये बड़ी बातें हैं जो कि हलफनामे में, केंद्र सरकार के हलफनामे में कोर्ट को बताई गई हैं। और पीयूष पांडे सीधे सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पीयूष, कितनी देर में सुनवाई शुरू होगी, पहली बड़ी बात, और इसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी होनी है। लेकिन एक तरफ तो ये माना गया है कि गड़बड़ी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा गया कि कोई सबूत नहीं मिले। बिल्कुल, देखिए निधि, इस मामले में सरकार ने और नीट ने जो कल एफिडेविट फाइल किया है नीट मामले में, उसमें अगर आप देखें तो सिस्टमैटिक फेलियर को पूरी तरह से नकार दिया गया है। और जो एनटीए की ओर से एफिडेविट फाइल किया गया है उसमें भी कहा गया है कि उनका सिस्टम पूरी तरह से पुख्ता है। जब प्रश्न पत्र तैयार किए जाते हैं, प्रिंटिंग और परीक्षा जहां पर होती है उस कमरे में भेजे जाने तक पूरी तरह से उनका पुख्ता प्रबंध होता है। तो यानी कि जो सिस्टमैटिक फेलियर सामने आ रहा था और जिस पर सवाल हो रहे थे लगातार, उस सिस्टमैटिक फेलियर को इन्होंने नकार दिया है। और रही बात की तकनीकी अन्वेषण के जरिए क्या डेटा लीक के जरिए किसी तरह से कुछ हुआ है, उसको भी सेंटर ने नकार दिया है। और आज जो सुनवाई होगी वो बहुत अहम होगी, क्योंकि इस मामले में जो पहले पुलिस की ओर से छानबीन की गई थी और सीबीआई की ओर से जो आज सील कवर लिफाफे में जो रिपोर्ट दी गई है, उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा सामने आएगा जिसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ओर से इस मामले में रुख बदला हुआ देखा जा सकेगा। अभी तक इस मामले में अभी सुप्रीम कोर्ट में 32 नंबर मामले पर सुनवाई चल रही है और नीट मामले की सुनवाई 40 नंबर आइटम पर होनी है। अब देखना यह है कि 1 बजे तक सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच 40वें नंबर तक पहुंचती है या फिर इस मामले की सुनवाई लंच के बाद होगी। जी निधि। ठीक है पीयूष, बड़ी बात आप बता रहे हैं। अब ये देखना होगा कि कब तक सुनवाई होती है। और 32 नंबर का भी मामला चल रहा है, ये जो मामला है वो 40 नंबर पर है। लेकिन पीयूष, एक बात मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, हलफनामा सरकार दे चुकी है, आज की सुनवाई फिर कितनी इंपॉर्टेंट होगी, सरकार का रुख क्या होगा? देखिए, सरकार का रुख तो स्पष्ट है। सरकार का ये कहना है कि ये जो लीक है, पेपर लीक, इसकी इंटेंसिटी बहुत हाई नहीं है, यानी कि बड़े पैमाने पर ये लीक नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में पूरी परीक्षा को रद्द नहीं किया जाना चाहिए, यही सरकार का पहले दिन से बयान था। और जब शिक्षा मंत्री ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तब भी उन्होंने ये संकेत दिए थे कि ये जो लीक है ये कुछ राज्यों तक सीमित है। और ऐसी स्थिति में जब आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले में हलफनामे देखेगा और उसमें सिस्टमैटिक फेलियर की बात को नकारा गया है, तब ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहता है, क्योंकि सीबीआई की जो रिपोर्ट है वो सील कवर में फाइल की गई है। ऐसी स्थिति में ये जरूर है कि जांच में जो अब तक सामने आया है उस पर सुप्रीम कोर्ट को गौर करना है कि इस मामले में किस हद तक सुप्रीम कोर्ट को अपना हस्तक्षेप करना है और
दूसरी अहम बात यह है कि परीक्षा रद्द की जानी है या नहीं की जानी है। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट का रुख पिछले दिनों जब सुनवाई हुई थी तब ये देखा गया था कि इतने बड़े पैमाने पर यानी कि 23 लाख से ज़्यादा छात्रों ने परीक्षा में अपने परिणाम भी सामने आ चुके हैं, परीक्षा दी है। तो ऐसी स्थिति में इसको सीधे तौर पर रद्द किया जाना उचित नहीं होगा। लेकिन अगर इसकी इंटेंसिटी हाई रहती है यानी कि व्यापक स्तर पर पेपर लीक हुआ होगा तो सुप्रीम कोर्ट का रुख अलग होगा। ठीक है, नजर बना के रखनी होगी कि सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होता है। पीयूष, नजर बना के रखिए, आपके पास कुछ देर में आएंगे। खबर यूपी से, जहां 2006 में हुए एक पेपर लीक केस की आंच में 2 विधायक घेरते हुए नजर आ रहे हैं। 2006 में रेलवे भर्ती पेपर लीक केस में 2 विधायकों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुआ है। एसबी-एसपी के विधायक बेदीराम और निषाद पार्टी के विधायक विपुल दुबे के खिलाफ ये वारंट है और 26 जुलाई को इनके खिलाफ आरोप तय होंगे। गिरफ्तारी का वारंट जारी हो गया है दोनों के खिलाफ। और भी कई लोग हैं जिनके खिलाफ वारंट जारी हुआ है। जी हाँ, ये जो 2006 की पेपर लीक की आंच है ये पहुंच गई है 2 विधायकों तक। एसबी-एसपी विधायक बेदीराम के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया है कोर्ट की तरफ से। निषाद पार्टी के एमएलए विपुल दुबे के खिलाफ भी गिरफ्तारी का वारंट जारी हो चुका है। 2006 में रेलवे का पर्चा दरअसल लीक हुआ और इसी का ही आरोप इन दोनों पर लगा। गैंगस्टर कोर्ट से 19 लोगों के खिलाफ यह अरेस्ट वारंट जारी हुआ है। बेदीराम और विपुल दुबे गैंग के खिलाफ पेपर लीक के 9 केसेस हैं। 26 जुलाई की कोर्ट में आरोप तय किए जाएंगे। जो बताया जा रहा है इस केस में 2006 के पेपर लीक केस में आरोपियों की पेशी के लिए लखनऊ पुलिस को आदेश दिया जा चुका है। 2006 में बेदीराम को यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था। तो इस पूरे मामले पर एसबी-एसपी के जिस विधायक पर आरोप लगे हैं उस विधायक से TV9 संवाददाता ने बातचीत की है। प्रीति श्रीवास्तव ने क्या कुछ कहा, क्योंकि वो अपने आप ऊपर जो आरोप है उन्हें गलत बता रहे हैं। क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। हाँ, लेकिन एसटीएफ की चार्जशीट में आपका नाम था उसमें। क्या? एसटीएफ की जो चार्जशीट थी उसमें आपका नाम था ना, उन्होंने मेंशन किया था आपका नाम पेपर लीक में। 2 बताइए, झूठे एक आदमी को नकल कराने के लिए 4-5 दिन बाद बताया जा रहा है, ना डाल दिया गया है कि उसने बयान दिया कि उन्होंने किया। और झूठा वो भी इस तरह उसको जानता न पहचानता वो इस तरह से, तो किसी के बयान लेके छोटा सा किया जा सकता है। विपक्षी हम राजनीतिक आदमी है। लेकिन दोषी उसमें होता मैं बरी होता, आप बताइए। अच्छा। दोषी होता बरी होता, मेरे सारे केस छूट गए। लेकिन अभी भी कल भी वो गैंगस्टर कोर्ट में आपके खिलाफ और विपुल दुबे के खिलाफ वारंट इशू किया है। देखिए, वो तो आयोग में मैंने दे रखा था। वो केस कोर्ट में चल रहा था और उसमें कोर्ट में चला, उसको तो मैंने छुपाया नहीं। वो कोर्ट में चल रहा था, मेरी हाजिरी हो रही, सब कुछ हो रही है। तो केस है और 19 साल पुराना केस है, तो उससे मतलब क्या साबित करेंगे भाई। तो आपने बेदीराम को सुना, प्रीति श्रीवास्तव ने बातचीत की। और अब आपको बताते हैं सोहेलदेव पार्टी के जो अध्यक्ष हैं ओपी राजभर ने इस मामले पर क्या कुछ कहा है। उनसे नीट परीक्षा से कोई मतलब तो है नहीं, वो तो 2006 का मामला है। तो 2006 के मामले में अब कोर्ट में वो जा रहे थे नहीं जा रहे थे, अब वो कोर्ट का आदेश है तो कोर्ट का आदेश का पालन करेंगे। विपक्ष समाजवादी पार्टी अगर हमलावर है तो मुझे उनके इस हमलावर पे हंसी आती है कि उदाहरण है कि जब 2022 में गठबंधन हुए तो समाजवादी पार्टी ने कहा कि हम आपको सीट तब देंगे जब प्रत्याशी हमारे होंगे। तो उस आधार पे आज भी आप फोन करके या उनका फोटो देख लीजिए। 82 से विधायक हैं, जौनपुर 82 से जगदीश नारायण राय, समाजवादी पार्टी का टोपी झंडा गाड़ी में लगा करके हैं विधायक मेरी पार्टी से, और समाजवादी पार्टी का रसीद काट रहे हैं घूम करके। आप चले जाइए मऊ, अब्बास अंसारी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं। आप दूधराम से पूछ लीजिए, विधायक हैं मेरी पार्टी से, वो किस दल से आए हैं। आप बेदीराम से ही पूछ लीजिए ना। ये सारे लोग जो प्रत्याशी हमारे यहाँ भेजे गए हैं, तो वो अखिलेश जी और वहाँ उदयवीर जी, ये लोग सब लोगों के बीच में बैठ के ये बात तय हुई थी कि भाई हम आपको 14 सीट पर अपना प्रत्याशी देंगे, 3 आप लोग लड़ लीजिए। एक हम लोगों ने संडीला। और प्रीति श्रीवास्तव हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ी हुई, उनके पास चलते हैं। प्रीति, लेकिन ये सब जानना चाहते हैं कि इन दोनों विधायकों के खिलाफ आरोप क्या लगे 2006 के पेपर लीक मामले में।
जिस मामले में आज एनबीडब्ल्यू जारी हुआ है वो 2006 का मामला है। 2006 में रेलवे भर्ती पेपर लीक में इन दोनों का नाम आया था और जो एसटीएफ ने जो अपनी जो चार्जशीट दाखिल की थी उसमें जो पहला अभियुक्त बनाया गया था वो ओम प्रकाश पाजी के जो विधायक हैं बेदीराम, उनका नाम था और 7वें नंबर पर विपुल दुबे का नाम था, जो कि संजय निषाद की पार्टी से अभी विधायक हैं भदोई से। तो पहला अभियुक्त के तौर पर जो एसटीएफ ने अपनी जो चार्जशीट दाखिल की थी उसमें इनका नाम आया था, बेदीराम का। हालांकि अभी आज जो एनपीडब्ल्यू जो जारी हुआ है उसमें और कोर्ट ने इनको 23 जुलाई का समय दिया है, 23 जुलाई तक इनको कोर्ट में शामिल होना है। और ये जो पूरा जो मामला है 2006 का, इसमें रेलवे भर्ती बोर्ड को रेलवे भर्ती में पेपर लीक हुआ था और पेपर लीक में इनका नाम था। एसटीएफ ने इनके खिलाफ 26 फरवरी 2006 को पूरी चार्जशीट दाखिल की थी और चार्जशीट में इनका नाम था। हालांकि अभी जो ये पूरा मामला है इसको लेकर जो है वो हमने जब TV9 ने जब बेदीराम से बात की तो उन्होंने कहा कि ये जो एनबीडब्ल्यू जो जारी हुआ है वो इस कारण जारी हुआ है क्योंकि मैं कई बार पेशी पे नहीं गया और पेशी पे नहीं जाने के कारण ये पूरा जो है मेरे खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किया गया। लेकिन ये पूरा जो है ये राजनीतिक साजिश मेरे खिलाफ की जा रही है और लोग मुझे फंसाने का काम कर रहे हैं, तो ये उन्होंने कहा। लेकिन ये जो पूरा मामला ये 2006 का है और ये रेलवे भर्ती का बोर्ड का पूरा मामला है। हालांकि अब इसमें जुलाई में 23 जुलाई को उनको शामिल होना है, उनको कोर्ट में पेश होना है और कोर्ट में पेश होने के बाद में ये अपने जो चीजें हैं उनको यहाँ पे रखेंगे। लेकिन ये पूरी तरीके से साफ है क्योंकि इसमें पूरा इनका नाम आया था और नाम आने के बाद में एसटीएफ ने पूरी चार्जशीट जो दाखिल की थी आज इन तक पहुंच चुकी है, गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया। प्रीति, आप नजर बना के रखिए, बड़ी खबर है ये और 2 विधायकों तक ये आज है। हालांकि जब हमने बात की तो उन्होंने अपने आरोपों पर जो लगे थे आरोप उनको नकार दिया। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, बड़ी खबर है CUET यूजी 2024 परीक्षाओं को लेकर बड़ा खुलासा। CUET यूजी की प्रोविजनल आंसर की को लेकर ये विवाद है। CUET परीक्षा में सही जवाबों को गलत बताने का आरोप है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी एजुकेशनल टेस्ट जो होता है इसको लेकर इन परीक्षाओं पर कुछ छात्रों ने आपत्ति दर्ज कराई है। सवालों के घेरे में आई NTA की प्रवेश परीक्षा प्रक्रिया, इस पूरी प्रक्रिया पर ही सवाल उठाए गए और इस विवाद के बीच CUET परीक्षाओं को लेकर छात्रों ने ऐतराज दर्ज कराया है। अर्पिता नाम की छात्रा ने आरोप ये लगाया कि उसने जो मई में CUET यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए पेपर दिए थे, उसमें उसके कई सही सवालों के जवाबों को NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने गलत बताया है। इस बारे में अर्पिता से बात की है हमने, TV9 संवाददाता शिवांग माथुर ने बात की है। सुनिए क्या कह रही है अर्पिता। ये CUET यूजी की हम बात कर रहे हैं जो कि अपने आप में कहीं ना कहीं उसके जवाब शक के घेरे में हैं। क्या कुछ इस पूरे मामले में समस्या है, ये समझने के लिए इस वक्त दिल्ली में हमारे साथ एक छात्रा हैं जिनका नाम अर्पिता है। ये फाइन आर्ट्स की छात्र हैं और फाइन आर्ट्स का कोर्स आप लेना चाह रही हैं अर्पिता? जी, हम BFA करना चाहते हैं, बैचलर इन फाइन आर्ट्स, जिसकी वजह से हमने CUET में एग्ज़ाम दिया था। फाइन आर्ट्स में जनरल टेस्ट दिया था और इंग्लिश दिया था, जिसमें से फाइन आर्ट्स का आंसर की जब निकली थी तो हमें लगा कि इतना आंसर गलत कैसे हो गया। फिर हमने बुक से जब चेक किया तो पता चला कि आंसर की में ही बहुत सारी गलतियां हैं। जैसे कि अभी क्वेश्चन नंबर 42 है जिसमें ये पेंटिंग है, जहाँ पे साफ साफ हमें बुक में पढ़ाया गया है कि हमारा जो इस पेंटिंग के आर्टिस्ट है वो मिस्किन है, जिसके हिसाब से मैंने आंसर दिया था मिस्किन, जो ऑप्शन नंबर 4 है। जैसे हमने आंसर दिया था ऑप्शन नंबर 4 है जिसका आंसर मिस्किन। ये सवाल आपके पेपर में आया है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द आर्टिस्ट ऑफ दिस पेंटिंग। किताब ये NCERT की किताब है? NCERT ने रेफर की है, NCERT ने है नहीं, CBSE ने NCERT ने यही बुक रेफर की है क्योंकि कोई फाइन आर्ट्स का कोई मेन बुक है नहीं। हाँ, तो आपकी किताब जिससे आपने पढ़ाई करी, एग्जाम की तैयारी करी, वो बताती है कि इस पेंटिंग का जवाब होना चाहिए मिस्कीन। ये वो आर्टिस्ट हैं जिनके द्वारा ये तस्वीर बनाई गई है। ठीक है, और यही सवाल आपसे पूछा गया है। इस सवाल में भी पूछा गया है हु अमंग द फॉलोइंग इज द आर्टिस्ट ऑफ पेंटिंग। चार देखिए, मनोहर, अबुल फजल, साहिबीन और मिस्कीन, ये चार
ऑप्शंस दिए गए थे, आपने जवाब दिया था मिस्कीन। मिस्कीन, जी। यानी आपका जवाब ठीक था जी। किताब के अनुसार। जी। लेकिन जो आपको आंसर की मिली है उसमें क्या समस्या है? जी, हमें जो आंसर की मिली उस हिसाब से आंसर जो है सेकंड ऑप्शन है अब्दुल फैजल, जो आंसर नहीं है। यहाँ पे हम देख सकते दिखाएं, हैं अपनी आंसर की दिखाएं। जैसे ये आंसर की है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 जिसमें हमें ऑप्शन दे रखा है 2 जी, और 2 ऑप्शन हम देख सकते हैं क्या है, अबू फजल, अब्दुल फजल। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कई विषयों के उत्तर में भारी गड़बड़ी मिलने का आरोप भी लगा है। 6 विषयों के आधे से ज्यादा आंसर कीज के जवाब गलत हैं। रीचेक कराने के लिए अलग से फीस भरना होगा, ये बात सामने आ रही है। और सवालों को रीचेक करवाने के लिए देने होंगे हजारों रुपए भी। छात्रों और अभिभावकों को अतिरिक्त फीस भरने से ऐतराज है और इसीलिए विरोध किया जा रहा है। तो ये एक मामला जो कि वाकई सवालों के घेरे में आ रहा है, और सवाल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को लेकर सामने आ रहे हैं, एनटीए को लेकर कई सवाल हैं। और आइए आपको समझाते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, क्यों छात्रों और अभिभावकों को CUET UG की परीक्षा को लेकर शिकायतें हैं। CUET UG परीक्षा को लेकर छात्रों और अभिभावकों का ये दावा है, उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले पर आगे कार्रवाई हो, और 6 विषयों के आधे से ज्यादा आंसर की में जवाब गलत होने का आरोप है, ये कहा गया छात्रों की तरफ से। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से जारी की गई ये आंसर की, इसमें यह भी कहा गया कि एनटीए ने दिया 200 रुपए प्रति सवाल फीस भरकर री एग्जाम कराने का, रीचेकिंग कराने का। अभिभावकों ने एनटीए पर लगाया रीचेक के नाम पर पैसा कमाने का आरोप, ये बहुत बड़ा आरोप है। जांच के बाद छात्र को 15 से 19 जुलाई के बीच दोबारा परीक्षा का मौका मिलेगा, और इसीलिए ज्यादा आक्रोशित है अभिभावक और छात्र। कुमार बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं छात्र, कुमार कुंदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बड़ा दावा कर रहे हैं छात्र और अभिभावक की रीचेक कराने के लिए उनसे पैसे भी मांगे गए। क्या कुछ इसमें निकलकर डिटेल सामने आ रही? देखिए निधि, एक गांव में पुरानी कहावत है कि आप गलती करो और आप ही उसकी भरपाई करो। गलती मतलब कोई और करे और भरपाई मैं करूं, ये हालत हो गया है एनटीए की। आप देखिए CUT का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें 6 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें कई सारी आंसर शीट में खामियां हैं। जो प्रोविजनल आंसर शीट अपलोड किया गया है उसमें देखा गया है ज्योग्राफी, मनोचिकित्सा विज्ञान, लीगल, ये सब ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें 25 से 30 क्वेश्चन तक भी कुछ सब्जेक्ट्स में जो है गलतियाँ पाई गई हैं। अब नियम ये कहता है कि एक क्वेश्चन को अगर आप चैलेंज करेंगे तो उसके लिए 200 रुपये आपको अपनी जेब से भरनी पड़ेगी। इस लिहाज से देखें, अगर 30 क्वेश्चन गलत है तो 6000 रुपये आपको अपनी जेब से भरनी पड़ेगी। अब आप सोचिए, ऐसा भी नहीं है कि ये सारे क्वेश्चन अगर सही हुए तो वो पैसे आपको रिटर्न होंगे, वो पैसे आपके गए। तो एक तरीके से जितनी फीस नहीं है साल भर की DU की, उससे ज़्यादा जो है आपको चैलेंज करने में पैसा लग जा रहा है। और ज़रा सोचिए, सुदूर गाँव देहात के बच्चों का क्या स्थिति होगा, कितने कैसे वो पैसा भरेंगे, कहाँ से पैसा लाएंगे। और गलती जब एनटीए की है तो उसका खामियाजा बच्चे और उनके अभिभावक क्यों भरे। और इस पूरे प्रोसेस में पूरा एग्जामिनेशन प्रोसेस लेट हो रहा है, जिसकी वजह से उनका एकेडमिक सेशन लेट हो रहा है। तो पूरे मामले को देखें तो एक तरीके से चौपट सिस्टम हो गया है, जिसकी वजह से छात्रों को बड़ी परेशानी हो रही है। और शायद यही वजह है कि अभिभावक हो, छात्र हो, सब लोग इसके खिलाफ आंदोलित हैं। अब इस पूरे मामले में एनटीए ये भी कह रहा है कि आने वाले दिनों में परीक्षा हम कंडक्ट करवा लेंगे जहां जहां गलती हुई है। आखिर ऐसी क्यों गलती की जाती है जिसके लिए एक चीज़ के लिए 2-2 बार परीक्षा देना पड़े और स्टूडेंट्स को उसके लिए परेशानी हो। री एग्जामिनेशन अपने आप में एक अलग टेंशन है। तो ये तमाम सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एनटीए के कार्यप्रणाली को एक तरीके से कह सकते हैं कि सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर रखा है। और इन सब के बीच अगर कोई परेशान है तो वो है आम बच्चा और उसका अभिभावक। बिल्कुल निधि, कुमार, अजीब सी बात है, एक तो गलती सिस्टम की है। आप बने रहिए कुमार कुंदन हमारे साथ। एक तो गलती सिस्टम की होती है और फिर भुगत रहे हैं बच्चे और उनके अभिभावक। कुछ यही हाल आपको बताते हैं। देश में CUET परीक्षा दे चुके लगभग 14 लाख बच्चों और उनके अभिभावकों के साथ हुआ है। पीड़ित बच्चों और उनके अभिभावकों का ये कहना, उनके पेरेंट्स का कहना है कि पहले तो सही सवाल का गलत आंसर शीट में भेजा गया, और यही नहीं, उसके बाद उस गलत उत्तर को रीचेक करवाने के लिए अभिभावकों से ही पैसा भरने को कहा गया। इस पर क्या कहते हैं शिक्षाविद, आइए आपको सुनवाते हैं। CUET की परीक्षा में भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सवाल इस बात के उठ रहे हैं कि जो OMR शीट अपलोड की गई है, जिसको प्रोविजनल आंसर शीट बोला जाता है, उसमें कई तरह की खामियां आ रही हैं। हमारे साथ शिक्षाविद केशव अग्रवाल सर मौजूद हैं। सर, एक बात बताएं, इसमें अब नई परेशानी क्या दिख रही है आप लोगों को? देखिए, सबसे पहली परेशानी थी रिजल्ट आंसर की डिक्लेरेशन की, क्योंकि उसके बाद ही आंसर की चैलेंज होती है, तो वो भी लेट आई।
लेट आने के बाद समस्या ये हुई कि देर आए दुरुस्त आए नहीं, देर आए और इतने बेदुरुस्त आए कि वो आंसर्स जो दिए हैं वही गलत हैं। और कुछ कुछ विषयों में जैसे ज्योग्राफी साइकोलॉजी में 25 से 30 आंसर्स गलत बता रहे हैं। अब ये दिक्कत में आ गए कि जो किताब में साफ साफ लिखा है और आंसर होना चाहिए वही नहीं मिल रहा। अब जब ऐसा होता है तो बच्चे बौखला जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके 100 में से 100 आए हैं और इसमें वो आधे नंबर पे रह गए तो उन्हें विश्वास नहीं हो रहा। अब चैलेंज करने जाएं तो पहली चीज है 200 रुपए दो, 200 रुपए दे के करो। 1-2 सवाल हो तो आदमी दे दे। 30-25 सवाल को अगर देगा तो 5 से 6 हजार एक ही बच्चे के हो जाते हैं। और फिर चैलेंज करने के बाद चैलेंज सही निकले तो 200 रुपए वापस नहीं आते। अब एक बात बताइए कि अगर 30 सवाल गलत हैं या आंसर शीट उसका गड़बड़ है तो 30 गुना 200 तो 6,000 रुपये हो गए। एक बच्चा अगर 6,000 दे रहा है तो ऐसे बच्चों की तादाद 14 लाख बच्चे एग्जाम दिए हैं। 14 लाख है, लेकिन उस विषय में मान लीजिए 20,000 ने दिया, 25 ने दिया, तो ऐसे और विषयों पे हम जाते हैं तो कितने लाखों करोड़ों तो बच्चे को चैलेंज करने में लग जाएंगे। और वो नॉन रिफंडेबल पैसा, नॉन रिफंडेबल है। तो ये तो एक व्यवसाय, मतलब गलती आप करें और परेशानी में भुगतें। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और आइए अब आपको ये बताते हैं कि CUET UG परीक्षा होती क्या है और छात्रों के लिए क्यों इस परीक्षा का इतना महत्व है। तो डिटेल में आपको जानकारी देते हैं। CUET का मतलब है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। 12वीं के बाद ग्रेजुएशन के लिए होती है प्रवेश परीक्षा। टॉप यूनिवर्सिटीज के लिए, टॉप विश्वविद्यालयों के लिए कराई जाती है राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा। CUET स्कोर के आधार पर विश्वविद्यालयों में एडमिशन मिलता है और उसके बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो NTA है परीक्षा का आयोजन कराती है। CUET अंडर ग्रेजुएट परीक्षा 2024 में करीब 14 लाख छात्रों ने CUET के लिए आवेदन किया, एप्लीकेशन दिया। इस बार करीब 9 लाख छात्र CUET UG परीक्षा में शामिल हुए हैं। तो इतने ज्यादा लोगों ने एप्लीकेशन दिया है, इतनी ज्यादा लोकप्रिय ये परीक्षा है। कुमार कुंदन हमारे साथ बने हुए हैं। कुमार, ये एक तरह से सिस्टम में धांधली की प्रक्रिया जो है उसको उजागर करता है। जो स्टूडेंट्स ने आरोप लगाए कि आप शिक्षाविद से भी बात कर रहे थे, वो भी ये कह रहे थे कि एक तो देर आए, ऊपर से इतना ज्यादा लेट हुए हैं कि आंसर्स भी गलत हैं। देखिए, मुझे तो कुछ और समझ में आता है। जरा सोचिए उस स्टूडेंट के बारे में निधि जिसका एकेडमिक करियर चौपट होता हुआ दिख रहा है। जो 14 लाख बच्चे एग्जाम दिए हैं, जरूरी नहीं है कि 14 के 14 लाख को एडमिशन मिल जाए हर कॉलेज में। ऐसे में उन बच्चों के सामने विकल्प क्या बच रहा है? अगर दोबारा परीक्षा होगी तो फिर उसका फिर इवैल्यूएशन होगा, फिर आंसर शीट होगा, फिर काउंसलिंग होगा। पूरे प्रोसेस में 1 से 1.5 महीने कम से कम चले जाते हैं। तो ऐसे में सेशन का 3-4 महीने तो आपका ऐसे ही निकल गया, पहली चीज। दूसरी चीज, इस पूरे प्रोसेस में प्राइवेट कॉलेजों की बल्ले बल्ले हो रही है। सरकारी कॉलेज जहां बहुत कम पैसे में स्टूडेंट्स अपना ग्रेजुएशन कर लेता है, उसके ठीक इतर प्राइवेट कॉलेजों में मतलब 50-50 लाख रुपए सिर्फ ग्रेजुएशन करने में लग रहे हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि कितना ज्यादा मुश्किल है उन बच्चों के लिए और कितना ज्यादा परेशानी है। आपकी एक गलती की वजह से पूरा सिस्टम गलत हो रहा है और ऊपर से उस गलती को मानने को तैयार नहीं है और स्टूडेंट को कह रहे हैं तुम पैसा भरो इसके लिए। ये जो सिस्टम NTA की जो खामियां हैं, उस खामियों को दुरुस्त करने के लिए बेशक सरकार कह रही हो कि हमने पूरा एक रिवैम्प सिस्टम लाया है, हमने फलाने की अध्यक्षता में कमेटी बना दी है, ये तो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन जरा सोचिए जिसका साल बर्बाद हो रहा है, ये परीक्षाएं दी उसको लेकर एक बहुत बड़ा भविष्य को लेकर संकट खड़ा हो गया। शुक्रिया कुमार कुंदन ये जानकारी देने के लिए।